हेलो नमस्कार वेलकम टू एडुकेशियस। आज है 12th ऑफ February 2024 and we are back with our daily economic time analysis. Let's start with that. The first one is Disney Reliance talks on the merger deal reaches the last step. तो जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि जी और सोनी की जो मर्जर की एक कवायद थी टू बिकम द बिगेस्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन इंडिया, वो टर्मिनेट हो गई। वो उनकी जो डील थी वो टर्मिनेट हो गई। एंड अभी जो डिज्नी और रिलायंस रिलायंस थ्रू इट्स सब्सिडरी कंपनी वायाकॉम 18 के साथ इन दोनों की मर्जर की एक डील है जो कि लास्ट स्टेज में चल रही है और बहुत ही जल्द ये एक रियलिटी होगी और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म पर्टेनिंग टू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ये बन के आएगा। With a week to go before the exclusivity period deadline for bilateral negotiation comes to end on 17th of February, Walt Disney Company and Reliance Industries Limited are in the last leg of negotiation. Means इंडिया का लार्जेस्ट मीडिया एंड एंटरटेनमेंट बिजनेस बन जाएंगे ये दोनों। इसके तहत जो इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है, वायाकॉम 18 जो कि रिलायंस की ही एक कंपनी है, इट विल बी द सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर विद 42 to 45% स्टेक इन दी कंबाइंड एंटिटी। तो वायाकॉम 18 के थ्रू रिलायंस इसको मर्जर एंटिटी को टेक ओवर कर रही है। जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है इसके अंदर $1.5 बिलियन न्यू इक्विटी के अंदर कैश इन्वेस्ट करेगी और इस डील के फाइनलाइज होने के बाद जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है थ्रू वायाकॉम 18 उसका 60% शेयर हो जाएगा और वॉल्ट डिज्नी है जो कि डिज्नी जो एंटरटेनमेंट है उसको ओन करते हैं, उनका शेयर 40% रह जाएगा। मतलब दे विल बी द माइनर स्टेक होल्डर। तो अभी टॉक्स हैं, जल्द ही इसको इट विल बी अ रियलिटी एंड इट विल बी द बिगेस्ट एंटरटेनमेंट कंपनी इन इंडिया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, AI to speed up the India's growth on the road to 2047। सत्या नडेला जी हैं जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, वो अभी इंडिया के अंदर आए हुए हैं और उन्होंने बताया कि जो इंडिया की बोयंट ग्रोथ है, जो बढ़ती हुई इकोनॉमी है, जो कि अभी करंटली हमने लास्ट वीक भी देखा था, विच इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। इतनी स्पीड से, इतनी पेस से कोई भी इकोनॉमी वर्ल्ड की नहीं बढ़ी है जिस पेस से अभी फाइनेंशियल ईयर के अंदर इंडिया की जो ग्रोथ हुई है। और इसी के तहत उन्होंने बताया कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके इंडिया जो इस बॉयंट ग्रोथ पाथ पर चल रहा है, सो इट विल बी ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बन जाएगा। उन्होंने बताया कि एट द एंड ऑफ द डे जो डिफरेंस होता है बिटवीन अ डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री, वो बेसिकली रहता है जो रेट ऑफ ग्रोथ का ही डिफरेंस रहता है। यहाँ पे कोई सेट पैरामीटर्स तो नहीं है कि ये डेवलप्ड कंट्री रहेगी या डेवलपिंग कंट्री। बेसिकली जो इश्यू रहता है दैट इज रिलेटेड टू किसकी ग्रोथ रेट ज्यादा है, किसकी ग्रोथ रेट कम है। सो जो it is just about the numbers of economic growth rate. So India is on the trajectory to become a developed nation by 2047 by using the artificial intelligence। उन्होंने बताया कि कैसे डिजिटल पब्लिक गुड्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर लार्ज लैंग्वेज मॉडल के साथ स्कैफोल्डिंग करके या फिर लिंक करके कैसे सोसाइटल बेनिफिट्स जो हमें देने होते हैं, सो उनका एक सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। जैसे कि हमने यूपीआई के अंदर बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाला था जिसके तहत लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया गया था। सो ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम थी जिसके थ्रू जो एंड बेनिफिशियरी थे उन तक सोसाइटल बेनिफिट्स पहुंच रहे थे। इसी तरह उन्होंने बताया कि ऐसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल का यूज करके इंडिया अपनी जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है या फिर जो सब्सिडी रिजीम है या फिर कुछ और अन्य स्कीम्स अगर एंड बेनिफिशियरीज तक पहुंचाना चाहता है तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके वो ऐसे मुकाम को हासिल कर सकता है। He noted that artificial intelligence India can create a solution not only to deliver the societal benefits and drive productivity for the country but also very relevant for the rest of the world। तो अपने दौरे के दौरान उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या भूमिका रहेगी आने वाले सालों के अंदर, उसके ऊपर अपना इंटरव्यू दिया था। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, स्पाइसजेट सेट टू ले ऑफ 1400 एम्प्लॉइज। जो स्पाइसजेट है, जो फाइनेंशियल कंडीशंस है वो इतनी ठीक नहीं है, उन्हीं के मद्देनजर स्पाइसजेट अभी करीबन 1400 एम्प्लॉइज को ले ऑफ करने की तैयारी में है या फिर 1300 एम्प्लॉइज टर्मिनेट करने की तैयारी में है, विच इज इक्वल टू 15% ऑफ इट्स
वर्कफोर्स। बेसिकली इसके पीछे का रीजन ये है कि कॉस्ट कटिंग करना और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके सेंटिमेंट्स को बरकरार रखना। टोटली करंटली 9,000 एम्प्लॉइज हैं स्पाइस जेट के साथ, अलोंग विद 30 प्लेन्स, और ये 30 प्लेन्स चलाता है। ऑफ दीज 8 आर वेट लीज फ्रॉम फॉरेन करियर अलोंग विद क्रू एंड पायलट। इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स और कॉस्ट कटिंग को देखते हुए आउट ऑफ द 9,000 स्पाइस जेट इज सेट टू ले ऑफ 1400 एम्प्लॉइज। और इसी के मद्देनजर अभी काफी इनको सैलरीज भी नहीं दी जा रही है। कई एम्प्लॉइज का कहना है कि दे हैव नॉट रिसीव्ड देयर जनवरी सैलरी ऑल्सो, और अभी उनको कॉल्स भी आने शुरू हो गए हैं रिगार्डिंग देयर टर्मिनेशन। स्पाइस जेट का कहना है कि स्टाफ कटिंग हमारे लिए बहुत जरूरी हो गई है, बिकॉज द करियर्स 60 करोड़ सैलरी बिल जो है वो हमारे ऊपर बहुत बड़ी लायबिलिटी बन गया है, इसलिए हमें स्टाफ कटिंग की आवश्यकता है। इसके बाद देखते हैं कि क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है इस ले ऑफ को लेके। अभी कुछ समय पहले हमने देखा था कि स्पाइस जेट विद सम फंड बैकिंग गो एयरलाइंस को खरीदने की तैयारी में चल रहा था, एंड इन्होंने बिड लगाई है टू रन दी गो फर्स्ट एयरलाइंस। लेकिन जब खुद की एयरलाइंस इंडस्ट्री पे इनके बादल छाए हुए हैं, तो क्या ये गो फर्स्ट को दोबारा आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाएगा, इसके ऊपर भी एक शंका जताई जा रही है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। बॉर्डर्स फोर्टिफाइड अहेड ऑफ द प्रपोज्ड दिल्ली चलो मार्च बाय फार्मर्स टॉक विद सेंटर। दोबारा फार्मर प्रोटेस्ट दोबारा स्टार्ट हो गया है। हरियाणा और पंजाब के फार्मर्स काफी बड़ी संख्या के अंदर कूच कर रहे हैं दिल्ली चलो के अंदर। वो अपनी डिमांड्स को लेके जो किसान है वो दोबारा आंदोलन का रुख कर रहे हैं। उन्हीं के मद्देनजर हरियाणा और पंजाब के किसान एमएसपी को लेके मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि वादा किया गया था सरकार के द्वारा कि बहुत जल्द लागू किया जाएगा फसलों पर, वो वादा पूरा नहीं हो पाने के बाद एग्रीव्ड जो किसान हैं हरियाणा, पंजाब और नियर बाय दिल्ली कैपिटल एनसीआर रीजन के, वो सब रुख कर रहे हैं दिल्ली चलो मार्च की ओर। और करीबन 200 फार्मर यूनियंस हैं, वो लोग इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा, नॉन पॉलिटिकल एंड किसान मजदूर मोर्चा, ये इनको लीड कर रहे हैं। इन्हीं से इनको किसानों को पैसिफाई करने के लिए यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय, इन्होंने एक चंडीगढ़ के अंदर इनके साथ बातचीत रखी। उसके बाद अभी सेकेंड राउंड बातचीत का है अहेड ऑफ दिस दिल्ली चलो प्रोटेस्ट। तो इसी के किसानों ने, आपने देखा था कि 2020 में बहुत बड़े लेवल का एक आंदोलन किया गया था, बहुत बड़े लेवल का, जिसके अंदर जो फार्म बिल्स थे वो सरकार को मजबूरन वापस लेने पड़े थे। और उसके अंदर ये वादा किया गया था कि हम फसलों पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन फसलों पर लागू करेंगे बहुत ही जल्द। लेकिन इतने साल हो जाने के बाद भी वो वादा नहीं पूरा कर पाई है सरकार, जिसके चलते किसान दोबारा रुख कर रहे हैं दिल्ली चलो मार्च का, और घेराव की तैयारी कर रहे हैं। इसी के चलते बहुत बॉर्डर के ऊपर भी काफी सिक्योरिटी दिल्ली पुलिस ने, हरियाणा पुलिस ने काफी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। घग्गर नदी को जेसीबी की मदद से खोद दिया गया है, सो दैट किसान उसको पार ना कर पाए। बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा दिए, सीमेंट बैरिकेड्स लगा दिए हैं, कटीली तारे लगा दी हैं, और सड़कों के ऊपर काफी नुकीली कीलें भी लगा दी हैं, सो दैट जो ट्रैक्टर्स आते हैं या फिर जो ट्रैक्टर ट्रॉली में किसान आते हैं वो आगे पार ना कर पाए और दिल्ली ना पहुंच पाए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। ईपीएफओ प्लान टू सेट अप द एक्चुअरी हायर मोर स्टाफ। जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था रिलेटेड टू इंक्रीज्ड पेंशन, उसके बाद बहुत ज्यादा ईपीएफओ पे वर्कलोड बढ़ गया है, जिसके चलते ईपीएफओ ने अपनी जो पेंशन डिवीजन है उसको पूर्णतः उसका स्वरूप बदलने की तैयारी में है, इंक्लूडिंग setting up an in-house actuary and hiring additional staff as per the Supreme Court's 2022 order on higher pension has significantly added to the workload। तो इसी के चलते अभी जो रिसेंटली सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर ये बात रखी गई कि बहुत सारे लोग जो करंटली भी काम कर रहे हैं वो भी जो सुप्रीम कोर्ट का हायर पेंशन का जो फैसला आया है उसको ऑप्ट इन कर रहे हैं, जिसके चलते जो रिक्वायरमेंट रहेगी स्टाफ की वो कई सालों तक जरूरत पड़ेगी। तो इसको एक टेम्परेरी रूप ना मानते हुए एक परमानेंट इन हाउस एक्चुअरी यूनिट सेटअप की जाए, और एडिशनल स्टाफ की भी रिक्वायरमेंट है, और जिसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग के अंदर ये प्रस्ताव भी रखा गया। उसके बाद अभी देखते हैं कि पेंशन डिवीजन का कैसे ओवरहोल किया जाता है, उसको कैसे एक्चुअरी यूनिट सेटअप करके, और कितने एडिशनल स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। दैट मीन्स ईपीएफओ पे आने वाले समय के अंदर स्टाफ एज वेल एज ऑफिसर लेवल की रिक्रूटमेंट काफी बढ़ सकती है।
तो ये अच्छी खबर है जो एस्पिरेंट्स तैयारी करते हैं ऐसी गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए और सिविल सर्विसेज में जाने के लिए, तो आने वाले समय में ईपीएफओ की एज वेल एज स्टाफ रिक्वायरमेंट काफी बढ़ी रहेंगी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, एक्सपर्ट फोरसी बाउंटीफुल रेन्स दिस मॉनसून सीजन। इस मॉनसून सीजन आपने देखा था कि 2023 के अंदर एल नीनो का इफेक्ट था। एल नीनो का जब कंडीशंस फॉर्म हो जाती हैं तब उसके चलते हमारे यहाँ पे मॉनसून, जो कि हमारी बहुत ज्यादा मॉनसून आधारित है हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी, और मोस्टली जो हमें बारिश मिलती है वो साउथ वेस्ट मॉनसून से ही मिलती है। एल नीनो कंडीशन जब स्टार्ट हो जाती है, प्रिवेल हो जाती हैं ओशंस के ऊपर, तो हमें बहुत ज्यादा कम रेनफॉल मिलती है, जिसका असर हमने 2023 के अंदर देखा। अभी बहुत सारी जो वेदर ऑब्जर्वेटरीज हैं, चाहे वो इंडिया की हो चाहे वो यूएस की हो फॉरेन हो, उन्होंने बताया है कि जो एल नीनो का इफेक्ट है इस बार कम देखने को मिलेगा। इवन वी आर मूविंग टुवर्ड ला लीनो विच इज द कंप्लीट ऑपोजिट कंडीशन ऑफ द एल नीनो। एल नीनो में एल नीनो और ला नीनो का जो डिटेल्ड क्या क्या कैसे रहता है, कैसे कंडीशंस में हमारे क्या कंडीशंस बनती हैं जब एल नीनो रहता है, और उसके बाद हमारी जो मॉनसून है उस पर कैसे इंपैक्ट होता है, इसकी एक सेपरेट वीडियो आज हम लेके आएंगे, एल नीनो एंड ला नीनो। तो अभी 2024 का जो साल है वो ईएनएसओ न्यूट्रल या फिर ला नीनो, ठीक है, जो कि एल नीनो की ऑपोजिट कंडीशन है। तो हमें बाउंटीफुल रेनफॉल मिलने की, मतलब मॉनसून बहुत ही अच्छी रहने की इस बार संभावना जताई जा रही है, जिससे कि हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी और अल्टीमेटली द कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी की ओर अच्छे संकेत दिखाए जा रहे हैं। वेदर साइंटिस्ट इन इंडिया आर सेइंग दैट ला नीना कंडीशन सेटिंग अप बाय जून अगस्त वुड मीन मॉनसून रेन्स वुड बी बेटर देन दिस ईयर देन दी लास्ट ईयर। तो इस साल अच्छी मानसून एक्सपेक्ट की जा रही है और इसके चलते अच्छी फसलें भी होने के आसार लगाए जा रहे हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, जेएसडब्ल्यू स्टील गेट्स द सर्विस टैक्स रिलीफ ऑन ओवर परचेजेस। जो जिंदल स्टील वर्क्स है, जेएसडब्ल्यू है, एक सेंट्रल जीएसटी एंड एक्साइज कमीशन का फैसला आया था जिसके तहत इनके ऊपर 5 करोड़ रुपए की सर्विस टैक्स की लायबिलिटी लगाई गई थी। उसके बाद जेएसडब्ल्यू एपलेट ट्रिब्यूनल में चला गया और जिसमें चेन्नई बेंच जो है कस्टम्स एंड एक्साइज एंड सर्विस टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल, उसके उन्होंने जेएसडब्ल्यू को रिलीफ दिया है और उन्होंने बताया है कि जो माइन लीज होल्डर होता है वो ही सर्विस टैक्स पे करेगा, ना कि बायर। तो यहाँ पे जेएसडब्ल्यू बायर है और माइन लीज होल्डर है सेसा स्टेरलाइट। तो जो लायबिलिटी बनती है वो सेसा स्टेरलाइट की बनती है, ना कि जेएसडब्ल्यू की बनती है। तो इसलिए एक 5 करोड़ का जो रिलीफ मिला है ऑफ पेइंग द सर्विस टैक्स, जेएसडब्ल्यू के लिए अच्छी रिलीफ की खबर है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, नेट डायरेक्ट टैक्स मोपो प्राइस 20% टू 15.60 लाख करोड़ टिल 10 फरवरी। आपने देखा कि बॉयंट इकोनॉमी होने के साथ हमारी बढ़ती हुई पेस के साथ हमारा जो टैक्स बेस है वो भी काफी बड़ा, नए टैक्स से जो नेक्स्ट नए टैक्स पेयर है वो भी ऐड हुए। इसी के चलते जो हमारा एस्टिमेट था, जो टोटल डिवाइज्ड एस्टिमेट था डायरेक्ट टैक्सेस का 19.45 लाख करोड़ था, तो अभी उसमें करीबन 15.60 लाख करोड़ 10 फरवरी तक आ चुका है, जो कि 80.23% है ऑफ द टोटल डिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस फॉर ईयर 2024। तो ये अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 20.25% इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर हमारे डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के अंदर। टोटल हमारा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 19.45 लाख करोड़ है, जो कि लास्ट अभी पहले जो एस्टिमेट लगाया गया था वो 18.23 लाख करोड़ लगाया गया था। अभी इंटरिम बजट के अंदर न्यू रिवाइज्ड एस्टिमेट 19.45 करोड़ लाख करोड़ है, जिसका 80% हम ऑलरेडी कवर कर सकते हैं। और अभी आने वाला समय में जब तक कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तो ये जो बचा हुआ टैक्स है, जो अप्रोक्सीमेटली 20% जो टैक्स है, मे भी उससे भी ज्यादा जाने की कवायद हो सकती है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, LIC एक्सपेक्ट्स इनकम टैक्स रिफंड ऑफ 25,464 करोड़ इन Q4। तो न्यूज है LIC से रिलेटेड। LIC बहुत बड़ा टैक्स पेयर है हमारी इंडियन इकोनॉमी का, उसको इनकम टैक्स का जो रिफंड मिलना है वो ऑलरेडी जो ज्यादा एडवांस टैक्सेस के अंदर पे कर देता है, और उसके बाद आफ्टर रिटर्न जो भी टैक्स लायबिलिटी है उसको डिडक्ट करके जो इनकम टैक्स का रिटर्न है वो उसको करीबन 25,464 करोड़ रिफंड ऑर्डर मिला है। और जो ये रिफंड है ये बेसिकली इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल ने दिया है, एंड इट इज रिलेटेड टू इंटरिम बोनसेस टू पॉलिसी होल्डर इन द पास्ट 7 असेसमेंट ईयर। तो पास्ट 7 असेसमेंट ईयर में जो पॉलिसी होल्डर को इंटरिम बोनस दिया गया उसके एवज में एपलेट ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया, जिसके चलते 25,464 करोड़ LIC को वापस एज अ इनकम टैक्स रिफंड मिलेगा। इसी के चलते LIC का काफी बॉयंट
इकोनॉमी चल रही है और नए नए प्रोडक्ट जैसे कि चाइल्ड प्रोटेक्शन इंश्योरेंस स्कीम स्टार्ट की है, जीवन उत्सव स्टार्ट की है, इंडेक्स प्लस और काफी प्रोडक्ट हैं जो कि नया बिजनेस बढ़ाने में कारगर रहेंगे एलआईसी के लिए। काफी नए सेगमेंट में एलआईसी कूच कर रहा है। दिस इज ऑल फॉर टुडेज इकोनॉमिक टाइम एनालिसिस। विल बी बैक विद न्यू एडिशन। स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।